का दो चार हेलो पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो चैप्टर विलियन चैप्टर से। विलियन चैप्टर जो परीक्षा के दृष्टिगत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं विलियन सॉल्यूशन। विलियन होता क्या है? तो विलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक इक्वल विलियन सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन। विलियन के प्रमुखता दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। यह जनरली हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो विलियन की एक जनरल सी परिभाषा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन की प्रमुखता दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। अब बात करते हैं विलेय क्या होता है। विलेय सॉल्यूट। विलेय विलियन में जो भी पदार्थ मात्रात्मक दृष्टि से कम होता है, मात्रात्मक दृष्टि से कम, विलियन में जो भी पदार्थ मात्रात्मक दृष्टि से कम होता है क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। और विलायक की बात करते हैं, विलायक सॉल्वेंट। विलायक क्या होता है? मात्रात्मक दृष्टि से जिसकी मात्रा अधिक होती है विलियन में से जो अधिक होता है विलायक कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विलेय मतलब जिसे घोला जाए, जिसे घोला जाए वो विलेय कहलाता है। विलियन में जिसे घोला जाए वो विलेय कहलाता है। और विलायक जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए कोई भी पदार्थ वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो हमें पता है विलियन के प्रमुखता दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है? जो मात्रात्मक दृष्टि से विलियन में कम होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो मात्रात्मक दृष्टि से विलियन में अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। फर्स्ट विलेय। अब यहाँ पे हम बात डिस्कस करते हैं विलियन होते कितने हैं, विलियन के टाइप्स, विलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो संतृप्तता के आधार पर विलियन के हम प्रकारों की बात करते हैं। तो संतृप्तता के आधार पर विलियन तीन प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और थर्ड अतिसंतृप्त विलियन। विलियन के प्रकारों की बात करें तो फर्स्ट हमने टाइप देखा संतृप्तता के आधार पर। संतृप्तता के आधार पर विलियन को तीन प्रकार में बांटा गया है, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अतिसंतृप्त विलियन। तो बात करते हैं संतृप्त विलियन क्या होता है। संतृप्त विलियन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलियन मतलब कि ऐसा विलियन जिससे सामान्य परिस्थितियों में किसी विलेय को घोला जाए और विलेय का एक कंडीशन ऐसी आए जिसमें विलेय का घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, ऐसा विलियन कहलाता है संतृप्त विलियन। मतलब ऐसा विलियन जिसमें विलेय का घुलना बंद हो जाता है संतृप्त विलियन कहलाता है। असंतृप्त विलियन की बात करते हैं। असंतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन मतलब ऐसा विलियन जिसमें विलेय विलायक में विलेय को घोलते रहे और विलेय घुलता रहे, वो कंडीशन मतलब कंटिन्यू चलता ही रहे, तो ऐसा विलियन कहलाएगा असंतृप्त विलियन, मतलब वो संतृप्त नहीं है। थर्ड पॉइंट है अतिसंतृप्त विलियन। अतिसंतृप्त विलियन मतलब कि ऐसा संतृप्त विलियन जिसमें विशेष परिस्थितियों में पुनः विलेय का घुलना प्रारंभ हो जाता है, अतिसंतृप्त विलियन कहलाता है। तो सैचुरेशन के अकॉर्डिंग विलियन तीन प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अतिसंतृप्त विलियन। संतृप्त विलियन मतलब ऐसा विलियन जिसमें विलेय का घुलना बंद हो जाए, विलेय का घुलना बंद हो जाए। असंतृप्त मतलब विलेय घुलता रहे। और अतिसंतृप्त विलियन मतलब कि संतृप्त विलियन के बाद एक ऐसी कंडीशन जिसमें विशेष परिस्थितियों में विलेय का घुलना फिर से प्रारंभ हो जाए। विशेष
स्थितियों में विलेय पुनः घुलनशील हो जाए वो कहलाएगा अतिसंतृप्त विलयन। अब बात करते हैं विलयन के प्रकार की। तो विलयन सांद्रता के अकॉर्डिंग विलयन दो प्रकार का होता है, सांद्र विलयन, सेकंड तन विलयन। सांद्र विलयन और तन विलयन। सांद्र शब्द से मतलब है गाढ़ा विलयन और तन मतलब कि हल्का। सांद्र विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की तुलना जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा ज्यादा होती है। क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा ज्यादा होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं सीरा, शक्कर और पानी का घोल जिसे हम अतिसंतृप्तता के आधार पर बनाते हैं, सीरा कहलाता है। सीरा किसका उदाहरण है? सांद्र विलयन का। मतलब कि इसमें जो सांद्रता होती है वो विलेय की ज्यादा होती है विलायक की तुलना में, जबकि तन विलयन में विलेय की जो सांद्रता होती है वो कम होती है विलायक की तुलना में। इसमें विलायक ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, विलेय कम मात्रा में उपस्थित होता है। ऐसा बना विलयन तन विलयन कहलाता है। तन विलयन और सांद्र विलयन मतलब सांद्र विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता विलायक की तुलना में अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। तन विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता विलायक की तुलना में कम होती है, तन विलयन कहलाता है। तो तन और सांद्र विलयन के लिए हम डिस्कस कर लिए। अब आते हैं इसका अगला टॉपिक है सांद्रता पे बात करते हैं। सांद्रता क्या होती है? सांद्रता इसे हम ग्राम प्रति लीटर में मेजर करते हैं। सांद्रता मतलब होती है कि 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर आयतन में मतलब प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है ग्राम प्रति लीटर में। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। इसे हम ग्राम प्रति लीटर में मेजर करते हैं। सांद्रता के बाद अब बात करते हैं सांद्रता। अगर मैं किसी चीज की निकाली जिसके लिए फार्मूला भी है, सांद्रता बराबर W/V। इसे लीटर में रखेंगे। अगर लीटर की जगह ml दिया जाता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक आ जाएगा। सांद्रता के लिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं। सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे फर्स्ट है बात करते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता होता क्या है? नॉर्मलता के लिए है प्रति 1 लीटर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नॉर्मलता बराबर W/E × V × A करते हैं। ये फार्मूला होता है जहाँ W विलेय का भार, E विलेय का तुल्यांकी भार, V विलयन का आयतन लीटर में रखना है। अगर लीटर की जगह ml दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, और n क्या हो जाती है? नॉर्मलता। यहाँ पे एक बात कहेगी कि ग्राम तुल्यांकों से मतलब नॉर्मलता जो होता है वो होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक
तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। जब ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात करते हैं तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार। W क्या है? भार, और E क्या है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है? तो तुल्यांकी भार की बात करेंगे कि तुल्यांकी भार E, तुल्यांकी भार जो होता है वो होता है अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। मतलब जिस भी पदार्थ का, जिस भी यौगिक का हमें तुल्यांकी भार निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसका अणुभार बटे वो उसकी अम्लता या क्षारकता। अगर वो अम्ल है तो उसकी क्षारकता होगी, अगर क्षार है तो उसकी अम्लता। सपोज करो जैसे H2SO4 दिया है और पूछा जाए H2SO4 की का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले H2SO4 का अणुभार ज्ञात करना होगा। अणुभार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जितने मोल किसी भी परमाणु के यूज में उतने लिखे, उस परमाणु का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस सल्फर का 1 मोल यूज हुआ प्लस ऑक्सीजन के 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो 2 हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर का परमाणु भार 32 प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का 16, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल कितना हो गया? 98। मतलब कि H2SO4 का अणुभार आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इक्वल कितना हो गया? 98। अब हमें इसका तुल्यांकी भार निकालना है, तो इसके तुल्यांकी भार के लिए हम E बराबर होता है m अपॉन एसिडिटी ऑफ बेसिटी इक्वल अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। तो अब हम देखेंगे कि तुल्यांकी H2SO4 का अणुभार हमने निकाल लिया 98। अब बात करते हैं कि H2SO4 अम्ल है या क्षार। तो हमें पता है कि अम्ल और क्षार हम पहचानते कैसे हैं? तो कोई भी अगर हमें कंपाउंड दिया गया है, कोई भी यौगिक दिया गया है, हमें देखना है ये अम्ल है या क्षार। तो हमें देखना है कि उसमें अगर हाइड्रोजन आयन है, उसका आयनन किया जाता है, अगर उससे हाइड्रोजन आयन विस्थापित होते हैं मतलब वो H+ आयन देता है तो मतलब अम्ल होगा, और अगर उससे OH नेगेटिव आयन निकल रहा है मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, तो वो क्या होगा? क्षार। तो H2SO4 H+ आयन देता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2SO4 अम्ल है तो इसकी क्षारकता होगी, और इसकी क्षारकता के लिए हम क्या देखेंगे कि कितने इससे हाइड्रोजन आयन विस्थापित किए जा सकते हैं। मैक्सिमम जितने हाइड्रोजन आयन विस्थापित किए जा सकते हैं वही उस अम्ल की क्षारकता कहलाएगी। यहाँ H2SO4 से मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन आयन विस्थापित कर सकते हैं, इसलिए इसकी क्षारकता 2 होगी। तो यहाँ से H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा? 49। ऐसे हम किसी भी एक अम्ल के लिए, किसी एक क्षार के लिए उसकी हम तुल्यांकी भार को निकाल सकते हैं। तो जैसे NaOH का हम तुल्यांकी भार ज्ञात करें, NaOH का तुल्यांकी भार, तो NaOH के तुल्यांकी भार के लिए हमें सबसे पहले NaOH का अणुभार निकालना है। तो NaOH का अणुभार, NaOH के अणुभार के लिए हम देखेंगे सोडियम Na का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन का, क्योंकि सबके इनके 1-1 मोल है तो 1 से मल्टीप्लाई है। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, 1 ये आ गया 40। मतलब NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 40। अब NaOH का हमें तुल्यांकी भार निकालना है, तो अब NaOH का तुल्यांकी भार, चूंकि ये NaOH क्या है, NaOH में हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हो है इसलिए क्षार है। इस क्षार के कारण इसकी अम्लता हम निकालेंगे, और अम्लता के लिए हम देखेंगे कि इसमें से कितने हाइड्रोक्सिल आयन विस्थापित किए जा सकते हैं। यहाँ OH है, OH से कितने हाइड्रोक्सिल आयन विस्थापित किए जा सकते हैं? NaOH में केवल 1 हाइड्रोक्सिल आयन विस्थापित होगा, इसलिए इसकी अम्लता कितनी होगी? 1। तो इसका तुल्यांकी भार ये बराबर मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40 बटे इसकी अम्लता 1। तो यहाँ से इसका कितना आ जाएगा तुल्यांकी भार? 40। इसी तरह किसी भी कंपाउंड का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं।